हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तवांग में चीन से हुई झड़प का जिक्र करके राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश से बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, तवांग झड़प को लेकर बताएंगे क्या कहा इन्होंने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर दलाई लामा ने भारत और चीन के लिए कह दी ऐसी बात की पूरी दुनिया रह गई हैरान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा दलाई लामा ने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां तहरीक तालिबान के निशाने पर है पाकिस्तान की संसद, वीडियो जारी करके कहा हम आ रहे हैं। यानी दोस्तों, पाकिस्तान में तहलका मचाने को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है टीटीपी को लेकर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको राम मंदिर को लेकर भी बड़ी खबर है दोस्तों, और बच्चों के स्कूल की छुट्टी को लेकर भी बड़ी खबर है, जहाँ ठंड को लेकर इस राज्य से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तवांग में चीन से हुई झड़प का जिक्र करके बोले राजनाथ सिंह, कहा कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे एक एक कदम पर क्या हुआ उसकी जानकारी है और मुझे अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन की सेनाओं के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प को लेकर एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी की तारीफ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंडमान एवं निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में सशस्त्र बल के जवानों को गुरुवार बोले तो 5 जनवरी संबोधित करते हुए तवांग सेक्टर में हुई झड़प को लेकर कहा कि आपका शौर्य पराक्रम हमें यांग से ईस्टर्न कमांड में भी इस बार देखने को मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कहने को चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जिस जज्बे से बहादुर सैनिकों ने मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसके बाद उन्होंने जवानों और अफसरों के जो बोले सो निहाल के नारे लगाए। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान में 2020 में हुई झड़प को लेकर भी कहा कि हमारी सेना के जवानों ने शौर्य और पराक्रम दिखाया है। बाहर कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन मुझे एक एक कदम पर क्या हुआ है उसकी पूरी जानकारी है, बराबर रिपोर्ट मेरे पास आती रहती है। उन्होंने साथ ही बताया कि उन जवानों से भी मेरी बात हुई जिन्होंने गलवान में भाग लिया था। तो तवांग झड़प के बाद से राजनाथ सिंह जब अरुणाचल पहुंचे दोस्तों, तो उन्होंने ये जो बयान दिया है अपनी भारतीय सेनाओं को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? और अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का राजनाथ सिंह जी की तरह ही लोहा मानते हैं, तो भारत की भारतीय सेना महान जरूर कहिएगा दोस्तों, और वीडियो को जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। एक और खबर की बात करें, जहां भारत और चीन के लिए इस धर्मगुरु दलाई लामा ने कह दी ऐसी बात की पूरी दुनिया रह गई दंग और हैरान। जी हाँ, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत और चीन को एक साथ काम करने की बात कही है। दलाई लामा ने कहा कि अगर भारत और चीन के लोग अहिंसा और करुणा के रास्ते पर चलते हुए आंतरिक शांति के लिए काम करे तो पूरी दुनिया को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कई सालों में कई क्षेत्रों में प्रगति की है, खास तौर पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी में। बाहरी निरस्त्रीकरण जरूरी है, लेकिन आंतरिक निरस्त्रीकरण भी कम अहम नहीं है। तिब्बत के 87 वर्षीय आध्यात्मिक गुरु ने मनोरमा ईयर बुक 2023 के लिए लिखे लेख में कहा कि इस संदर्भ में मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि अहिंसा और करुणा के खजाने में छिपी शांतिपूर्ण समझ की अपनी महान परंपरा के कारण भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा ऐसा ज्ञान किसी एक धर्म से परे है और इसमें समकालीन समाज में अधिक एकीकृत और नैतिक रूप से आधारित तरीके को बढ़ावा देने की क्षमता है। इसीलिए मैं सभी को करुणा और अहिंसा के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। वैश्विक शांति के लिए उन्होंने कहा कि लोगों को अपने मन को शांत करने की जरूरत है और ये भौतिक विकास और आनंद से ज्यादा अहम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत और चाइना को एक साथ काम करने की नसीहत दोस्तों दलाई लामा ने दी, और साथ ही साथ भारत को लेकर भी बड़ी अच्छी बात कही है दोस्तों कि भारत ने लगातार प्रगति किया है, प्रगति की राह पर चला है। जी हाँ, अब ऐसे में दलाई लामा के इन बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? एक और खबर की बात करें, जहाँ पर तहरीक तालिबान के निशाने पर है पाकिस्तानी संसद, वीडियो जारी करके कहा हम आ रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में आर्थिक तंगी से सरकार और आम लोगों का हाल बेहाल है। इसी बीच आतंकी संगठन तहरीक तालिबान की ओर से पाकिस्तान सरकार को कड़ी चुनौती दी जा रही है। आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दी है। एक वीडियो के माध्यम से यह धमकी दी गई है। धमकी भरे संदेश में लिखा गया है कि हम आ रहे हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने वीडियो बनाने वाले टीटीपी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान यानी टीटीपी प्रतिबंधित है। देश के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने हाल ही में अफगानिस्तान में
टीटीपी के ठिकानों पर सैन्य ऑपरेशन की ओर इशारा किया था। तहरीक तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग जैसा माहौल बन गया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की संसद भी तहरीक तालिबान के निशाने पर है। आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हम आ रहे हैं। टीटीपी ने इस संदेश के साथ देश के नेतृत्व को चेतावनी दी है। देश की संसद के साथ उर्दू और अंग्रेजी में धमकी भरे संदेश के साथ एक व्यक्ति को कागज का एक टुकड़ा पकड़े हुए देखा गया है दोस्तों, और व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो इस्लामाबाद के मरगल्ला हिल से शूट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक चीज तो निश्चित है कि टीटीपी के निशाने पर पूरे तरीके से पाकिस्तान की सरकार है दोस्तों, पाकिस्तानी संसद है, और वो हाथ धो करके इनके पीछे पड़ गया। अब आगे देखना होगा दोस्तों कि क्या पाकिस्तान की सरकार इससे ओवरकम आ पाती है या फिर टीटीपी इन पर हावी हो पाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करते हैं जहां पर चीनी दूतावास के बयान से नेपाल में मचा बवाल। प्रधानमंत्री कमल दहल को भी नहीं थी इस बात की खबर। जी हाँ, नेपाल में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि काठमांडू में चीनी दूतावास ने घोषणा की है कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन नेपाल बीआरआई सहयोग की प्रमुख परियोजना है। हवाई अड्डे को बीआरआई से जोड़ते हुए चीनी दूतावास द्वारा की गई घोषणा से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आप सभी को बता दें कि हवाई अड्डे का निर्माण चीनी ऋण पर किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने रविवार को किया, लेकिन उद्घाटन के दिन दूतावास द्वारा अचानक की गई घोषणा ने काठमांडू में विवाद खड़ा कर दिया। उद्घाटन से एक दिन पहले दूतावास ने कहा ये चीन नेपाल बीआरआई सहयोग की प्रमुख परियोजना है। नेपाली सरकार और नेपाली लोगों को हार्दिक बधाई। उद्घाटन के दिन चार्ज डी अफेयर्स वॉन सिंह ने कहा कि 2023 राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीआरआई पहल के प्रस्ताव की 10वीं वर्षगांठ है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के मार्गदर्शन में हम संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क का निर्माण करेंगे और बीआरआई सहयोग को फलदायी परिणाम देंगे। आपको बता दें, इसी बात पर नेपाल में गुस्से का माहौल है दोस्तों। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री दहल ने बुधवार को इस बात पर भी चिंता जताई है कि ये मुद्दा अब क्यों और कैसे सामने आया। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक प्रदीप अधिकारी के अनुसार दहल ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि पोखरा हवाई अड्डा बीआरआई से संबंधित है या नहीं, और दूतावास द्वारा दिए गए बयान पर भी हैरानी जताई है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रशिया यूक्रेन युद्ध पर आया बहुत बड़ा अपडेट। पुतिन ने सीज फायर का दिया आदेश। जी हाँ, 2022 में शुरू हुए रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर 6 से 7 जनवरी को यूक्रेन में संघर्ष विराम का आदेश दिया है। ये जानकारी क्रेमलिन ने शेयर करते हुए बताया है कि रूसी सैनिकों को 6 जनवरी को 12 बजे से 36 घंटे तक युद्ध रोकना होगा। बता दें कि बड़ी संख्या में रूढ़िवादी ईसाई, जिनमें रशिया और यूक्रेन में रहने वाले भी शामिल हैं, वो हर साल 6 से 7 जनवरी को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने इन 2 दिनों तक युद्ध रोकने का अनुरोध किया था, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने 2 दिन के लिए सीज फायर का आदेश दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, मॉस्को के पैट्रियार्क किरिल रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने गुरुवार को यूक्रेन में युद्ध के दोनों पक्षों के लिए क्रिसमस टूस का पालन करने का आह्वान किया, जिसे कीव ने एक सन की साल के रूप में खारिज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर इमरान खान को पाकिस्तानी कोर्ट से बड़ी राहत। पीटीआई प्रमुख पद से हटाने के फैसले पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के प्रमुख के पद से हटाने से बृहस्पतिवार को रोक लगा दिया। तोशा खाना बोले तो राष्ट्रीय खजाना मामले में फैसले के बाद आयोग ने पिछले महीने 70 वर्षीय इमरान खान को उनकी पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसने झूठा बयान और गलत घोषणा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 63(1)(p) के तहत पूर्व प्रधानमंत्री को अयोग्य घोषित कर दिया था। खान ने बुधवार को आयोग के कदम के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। लाहौर उच्च न्यायालय ने इमरान खान की याचिका पर सुनवाई की और उनके वकील सीनेटर अली जफर की दलीलों को सुनने के बाद चुनाव आयोग को इमरान खान को पार्टी प्रमुख पद से हटाने की प्रक्रिया को शुरू करने से रोक दिया। न्यायाधीश जवाद हसन ने आयोग को नोटिस जारी करके 11 जनवरी तक जवाब मांगा है। बात करते हैं एक और खबर की, जहां इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। जनरल बाजवा करवाना चाहते थे इमरान खान की हत्या। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने किया खुद सनसनीखेज दावा। जी हां, पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा पर ताजा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पूर्व जनरल उनकी हत्या करवा करके देश में आपातकाल की घोषणा
करना चाहते थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने लाहौर में एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में ये चौंकाने वाला आरोप लगाया। अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से ही 70 वर्षीय इमरान खान के संबंध बाजवा के साथ तनावपूर्ण हो गए थे। देश में समय से पहले चुनाव कराने को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लाहौर से 150 किलोमीटर दूर वजीराबाद में 3 नवंबर को 1 मार्च के दौरान एक कंटेनर ट्रक पर खड़े इमरान खान और अन्य लोगों पर 2 बंदूकधारियों ने कई गोलियां दागी थी। जी हां दोस्तों, बता दें इमरान खान ने खबर के अनुसार दावा किया है कि बाजवा मुझे मरवाना चाहते थे। इमरान खान का यह साक्षात्कार चैनल ने अब तक प्रसारित नहीं किया है। इमरान खान अतीत में भी बाजवा पर आरोप लगा चुके हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की। भारत दौरे पर आ सकते हैं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, राजदूत ने दिया था संकेत। जी हां, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज जल्द ही भारत दौरा कर सकते हैं। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इस साल की शुरुआत में ही जर्मन चांसलर भारत का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने नवंबर में कहा था कि शोल्ज भारत की द्वितीय द्विपक्षीय यात्रा की योजना बना रहे हैं। एकरमैन ने 30 नवंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि चांसलर 2022 में भारत यात्रा की योजना बना रहे हैं। एकरमैन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बार जर्मनी आ चुके हैं, ऐसे में जर्मन चांसलर 2 बार क्यों ना आए। भारत एक बेहतरीन जगह है, मैं यहाँ तक कहूंगा कि 3 बार भारत आई है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों, रक्षा सहयोग और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चाएं की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में भारत के संबंध पश्चिमी देशों से बेहतर हुए हैं। जर्मनी इस मामले में अपवाद साबित हुआ है। बीते कुछ समय में भारत और जर्मनी के संबंधों में कड़वाहट तब बढ़ गई थी जब विदेश मंत्री एनालीना बेयरबॉक ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए बातचीत का समर्थन किया था। हालांकि भारत की तरफ से नाराजगी जताए जाने के बाद जर्मन मंत्री को अपना बयान वापस लेना पड़ा था। बात करें एक और खबर की, जहां फ्रांस ने फिर से दिया भारत का साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए किया समर्थन। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है। इससे पहले भारत और फ्रांस ने गुरुवार को 36वीं सामरिक रणनीतिक वार्ता की और इस दौरान वैश्विक सुरक्षा स्थिति, यूक्रेन संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चाएं हुई। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि आज भारत और फ्रांस के बीच 36वीं सामरिक वार्ताएं हुई हैं। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं, तो वहीं फ्रांस के शिष्टमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने किया। ये पूछे जाने पर कि इस बैठक में क्या फ्रांस के साथ रक्षा सौदे पर भी बात हुई, प्रवक्ता ने कहा कि किसी रक्षा सौदे पर बात हुई या नहीं, इस बारे में रक्षा मंत्रालय के बयान का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि बैठक अभी जारी है। बोने ने विदेश मंत्री जयशंकर जी से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की। जी हाँ, बढ़ते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहाँ पुतिन ने तैनात किए जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यूक्रेन पर झुकने को तैयार नहीं है रशिया। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को देश की नई जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस एक युद्धपोत बोले तो फ्रिगेट को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के लिए भेजा। रूस का कहना है कि जिरकॉन मिसाइल 7000 मील प्रति घंटे बोले तो 11,265 प्रति किलोमीटर घंटा की गति से उड़ान भरने और किसी भी पश्चिमी वायु रक्षा सिस्टम को भेदने में सक्षम है। वैश्विक समुद्री क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के लिए भेजे गए एडमिरल गोर्शकोव को लंबे परीक्षणों के बाद 2018 में रूसी नौसेना में शामिल किया गया। ये नई सीरीज का पहला युद्धपोत है जिसे पुराने सोवियत निर्मित विध्वंसक की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है। कई मिसाइलों से लैस ये युद्धपोत 130 मीटर लंबा और इसमें चालक दल के करीब 200 सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर सऊदी अरब के दौरे पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ प्रिंस खालिद बिन सलमान से मिले जनरल मुनीर। जी हाँ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर गुरुवार को अपने पहले आधिकारिक दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। वहां उन्होंने सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चाएं की। जनरल मुनीर गुरुवार तड़के सऊदी अरब पहुंचे, जहां रक्षा
रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद ने उनका स्वागत किया। सऊदी की सरकारी प्रेस एजेंसी के अनुसार बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चाएं की। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर अफगानिस्तान से बड़ी खबर, तालिबान ने तेल निकालने का ठेका चीन को दिया। जी हाँ, तालिबान ने अफगानिस्तान में अमू दरिया घाटी में तेल निकालने का एक ठेका चीनी कंपनी को दे दिया है। ये 2021 में सत्ता में वापस आने के बाद तालिबान द्वारा किसी विदेशी कंपनी के साथ की गई पहली संधि है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या तालिबान ने जिसके हाथ में तेल निकालने का जिम्मा सौंपा है दोस्तों, क्या वो पूरा तेल निकाल कर तालिबान को दे देगा, या तालिबान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? आपको जो लगता है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इस देश के राष्ट्रपति को किया नॉमिनेट। हैरान रह गया चाइना। जी हाँ, पाकिस्तानी संसद के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने यूक्रेनी संकट को हल करने के अपने प्रयासों के लिए अगले नोबेल शांति पुरस्कार के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का समर्थन किया, और इस पुरस्कार के लिए इन सांसदों ने नॉर्वेजियन नोबेल समिति को पत्र लिखा है। संजरानी ने लिखा कि रशिया यूक्रेन युद्ध जल्दी से एक परमाणु फ्लैश पॉइंट में बदल गया था, जो पूरी दुनिया के लिए आपदा में समाप्त हो सकता था। अपने अथक प्रयासों, दोनों पक्षों के समय पर और प्रभावी हस्तक्षेप के कारण उन्होंने अकेले दम पर एक वैश्विक आपदा को टाल दिया। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति एर्दोगन एक सच्चे राजनेता और लीडर हैं, जो हमेशा न केवल अपने देश बल्कि क्षेत्र और दुनिया की बेहतरी और समृद्धि के लिए प्रयास करते हैं। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान द्वारा लिए गए इस एक्शन पर चाइना बौखलाने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर जो बाइडेन ने फिर जताया भारतीयों पर भरोसा, कई अहम पदों पर दे दी जिम्मेदारी। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कम से कम आधा दर्जन भारतीय अमेरिकियों को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर फिर से नामित किया। इनकी पुष्टि पिछले कांग्रेस में सीनेट की ओर से नहीं की जा सकी थी। 118वीं कांग्रेस मंगलवार को सीनेटरों के शपथ ग्रहण और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ शुरू हुई। जो बाइडेन की ओर से नामांकित और सीनेट में भेजे जाने वालों में रिचर्ड वर्मा और डॉक्टर विवेक हालेगेरे मूर्ति है। वर्मा को प्रबंधन और संसाधन उप मंत्री, जबकि डॉक्टर विवेक को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो बाइडेन को आप लोग थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर ईरान ने दी है फ्रांस को कड़ी चेतावनी। पैगंबर पर विवादित कार्टून छापने वाले शार्ली हेब्दो ने फिर क्या छाप दिया कि ईरान ने दे दी धमकी। जी हाँ, फ्रांस की विवादित मैगजीन शार्ली हेब्दो में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का एक ऐसा कार्टून छपा है जिस पर विवाद खड़ा हो गया। कार्टून से भड़के ईरान ने फ्रांस को अपनी हद में रहने की सलाह दी है। ईरान ने कहा है कि उनके किसी भी धार्मिक या राजनीतिक लीडर की बेइज्जती नहीं सही जाएगी। इसके साथ ही ईरान ने फ्रांस के राजदूत को भी तलब किया। दूसरी ओर फ्रांस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन ने ट्वीट करते हुए फ्रांस को चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ फ्रेंच पब्लिकेशन के अपमानित और बेइज्जती करने वाले इस रवैये का जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां अमेरिका जाने वालों के लिए खत्म होगा वीजा का लंबा इंतजार। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दे दी राहत वाली खबर। जी हां, अमेरिका जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वीजा अपॉइंटमेंट का इंतजार आपको परेशान कर रहा है, तो शायद जल्दी आपको इससे राहत मिल सकती है। दरअसल यूएल वीजा प्रोसेसिंग के वेटिंग टाइम को कम करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका में विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया है कि अमेरिका भारत में वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए प्रतीक्षा समय को जल्द से जल्द कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां चीन में कंट्रोल से बाहर हुआ कोरोना, बीजिंग के अस्पताल फुल स्ट्रेचर पर ही हो रहा है मरीजों का इलाज। बहुत बुरी खबर आ रही दोस्तों चाइना से। चीन में कोरोना वायरस से मचे कोहराम के बीच अब अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग के करीब सारे अस्पताल फुल हो गए हैं। स्थिति दोस्तों ये हो चुकी है कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को अस्पताल के गलियारों में स्ट्रेचर पर रखा जा रहा है और उन्हें उसी पर ऑक्सीजन दी जा रही है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में ज्यादातर बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। जी हां, गुरुवार को बीजिंग के चुइंगयांगलू अस्पताल में सुबह ही बेड फुल हो गए। दूसरी ओर से एम्बुलेंस के जरिए मरीजों का आना लगा ही रहा। अस्पताल की क्षमता से अतिरिक्त मरीजों के आने से वहां के डॉक्टरों और नर्सों पर भी दबाव बढ़ गया है। चीन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर भी लंबी लाइनें लगी। आपको भारत को लेकर कोरोना की खबर बता दें, जहां पर भारत में बजी खतरे की घंटी। इंटरनेशनल यात्रियों की टेस्टिंग के दौरान 11
तरह का कोविड वेरिएंट मिला है। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 जनवरी 2023 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, इसी बीच खबर सामने आई है कि इंटरनेशनल यात्रियों की टेस्टिंग के दौरान 11 तरह का कोविड वेरिएंट मिला है। सूत्रों का कहना है कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों, भू बंदरगाहों पर 24 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच के दौरान 11 प्रकार के कोरोना वेरिएंट मिले हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस अवधि के दौरान कुल 19,227 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच की गई है। दोस्तों, जिनमें से 124 कोरोना वायरस से संक्रमित मिले और इन सभी को पृथकवास यानी आइसोलेट किया गया। ऐसे में दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट, हमारी टीम की ओर से कृपया करके अपना ध्यान रखिएगा, बाहर निकले तो मास्क जरूर पहनिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को होते हुए कोरोना भारत में फैल ही नहीं सकता, तो लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग जरूर कहिएगा दोस्तों, ताकि आपकी दुआएं मोदी जी को लगती रहे। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट चीफ सत्य नाडेला बोले भारत में डिजिटल परिवर्तन प्रेरक है। पीएम मोदी जी से भी की मुलाकात। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सत्य नाडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास पर भारत का ध्यान केंद्रित करना प्रेरणादायक है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि एक इंसाइटफुल यानी अंतर्दृष्टिपूर्ण बैठक के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। सरकार डिजिटल परिवर्तन के नेतृत्व में टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास पर गहन ध्यान दे रही है। ये देखना प्रेरणादायक है। हम भारत में डिजिटल इंडिया को साकार करने और दुनिया के लिए एक रोशनी बनने में मदद करने के लिए तत्पर है। माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर राम मंदिर को लेकर अमित शाह जी ने किया बड़ा ऐलान। खुशी से झूम उठेंगे राम भक्त। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी ने यूं ही नहीं कहा कि अयोध्या का टिकट कटा लो। जी हाँ, तय वक्त से पहले बन जाएगा मंदिर, बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने चुनावी राज्य त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए गुरुवार को घोषणा की है कि अगले साल 1 जनवरी तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। चुनावी राज्य त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस और माकपा ने लंबे समय तक राम मंदिर के मुद्दे को अदालत के अधिकार क्षेत्र में रखा था, जबकि मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2020 में अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी। नवंबर 2019 के उच्चतम न्यायालय के एक फैसले से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। जी हाँ, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए अमित शाह जी ने कहा कि राहुल बाबा, सब रूम से सुनिए, 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दक्षिण त्रिपुरा जिले के सब रूम में शाह ने बीजेपी के रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने उत्तर त्रिपुरा जिले में धर्मनगर में भी रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और थैंक यू अमित शाह जी कहना मत भूलेगा। दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का बड़ा दावा। कहा, सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके मंत्रालय में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का गुंजाइश लगभग शून्य हो चुका है और वो ठेकेदारों से नहीं मिलते। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी बढ़ी। बनारस, चित्रकूट समेत कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल इस हफ्ते रहेंगे बंद। जी हाँ, यूपी में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। दिन का तापमान भी रात के बराबर रहने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसे में कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई जा रही है। वाराणसी और चित्रकूट समेत कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को इस हफ्ते बंद रखने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। 8वीं तक के स्कूल पहले ही 14 जनवरी तक के लिए बंद है। अब 12वीं तक के स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपके यहाँ पर सर्दी का क्या आलम है दोस्तों, कितना टेम्परेचर सर्दी है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।